दोस्तों नमस्कार। आईएएस भारतवर्ष में आपका स्वागत है। यह श्रृंखला एनसीईआरटी भूगोल की चल रही है और आज का पाठ है पृथ्वी के परिमंडल। इसी के समानांतर रूप में अन्य विषयों की श्रृंखलाएं भी चालू हैं। इन श्रृंखलाओं में कक्षा 6वीं से 12वीं तक के विषय पढ़ाए जा रहे हैं। दोस्तों 6वीं कक्षा का नाम सुनकर हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण तथ्य 6वीं क्या 4वीं 5वीं के पुस्तकों में भी मिल जाया करते हैं। और इन तथ्यों की जानकारी पूछने के लिए जब छद्म रूप के प्रश्न बना दिए जाते हैं तो प्रश्न को हल करने वालों के छक्के छूट जाते हैं। हमारा प्रयास है कि एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण कोई भी तथ्य हमारे इस अध्यापन से छूटने ना पाएं। अतः आप ध्यान देकर पाठों को जरूर देखिएगा व सुनिएगा। कमेंट के द्वारा हमें अपने अपने सुझाव भी देते रहिएगा। दोस्तों एक शेर है, खुदी को कर बुलंद इतना कि किस्मत लिखने से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। यानी आप अपने आप को इतना बुलंद कीजिए कि ईश्वर भी आपसे पूछने लग जाए कि बता तेरी किस्मत में क्या लिख दूं, आईएएस या आईपीएस या और कुछ। तो अब सब्जेक्ट पर आते हैं। दोस्तों एनसीईआरटी पुस्तक में हमें कुछ बारीक तथ्य मिले हैं। ग्रीक भाषा में लीथास का अर्थ है पत्थर, एटमास का अर्थ है बाष्प, ह्यूडर का अर्थ है जल तथा बायोस का अर्थ है जीवन। इन्हें आपको जानना चाहिए। जैसा कि हम पूर्व में पढ़ा चुके हैं कि पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन है। जीवन क्यों है? क्योंकि मानव यहाँ जीवित रह सकता है, क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर मौजूद हैं। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए हैं उसे वायुमंडल कहा जाता है। पृथ्वी के इस वायुमंडल में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी अन्य गैसें पाई जाती हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल एवं जलवाष्प सम्मिलित हैं। जहाँ स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं उसे पृथ्वी का जीवमंडल कहा जाता है। यहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। इस पृथ्वी का जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है। आइए अब जान लेते हैं पृथ्वी के भूमंडल के विषय में। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना हुआ होता है जिसमें जीवों के लिए आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है। समुद्र तल को शून्य माना जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। क्या आप जानते हैं न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेंजिंग नोरके शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। जापान की जुंगो ताबेई विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा था। बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला जिसने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना कदम रखा। इसी तरह से विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरना गर्त है जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक भी हो सकती है? अब आइए थोड़ा सा जान लेते हैं महाद्वीपों के विषय में। दोस्तों हमारी पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं।
ये विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। ये महाद्वीप हैं एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका। दोस्तों, विश्व के मानचित्र को देखने पर पता चलता है कि स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। यह महाद्वीप पृथ्वी के पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप महाद्वीप से अलग करता है। अब देखते हैं यूरोप महाद्वीप के विषय में। यूरोप एवं एशिया को मिलाकर एक संयुक्त नाम यूरेशिया के नाम से जाना जाता है। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त यूरेशिया के उत्तरी भाग से होकर गुजरती है। यूरोप महाद्वीप 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। अब अगला महाद्वीप है अफ्रीका। एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका ही है। विषुववृत्त या शून्य अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में एवं बहुत बड़ा भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। आप मानचित्र में देख सकते हैं कि यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा तथा मकर रेखा आज तीनों रेखाएं गुजरती हैं। सहारा विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका महाद्वीप के आधे उत्तरी भाग में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा हुआ है। अफ्रीका के मानचित्र को देखिए। विश्व के सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका के पूर्वी भाग में दक्षिण से उत्तर की ओर गुजरती है। अफ्रीका का मानचित्र देखकर चिन्हित कर लीजिए कि कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत वृत्त इसके किन किन देशों से होकर गुजरती है, इसे याद रखिए। अब बात कर लेते हैं उत्तरी अमेरिका की। उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से एक सक्रिय स्थल संधि पनामा से जुड़ा हुआ है। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। उत्तर अमेरिका महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा हुआ है जो हैं पूर्व में अटलांटिक महासागर, पश्चिम में प्रशांत महासागर तथा उत्तर में आर्कटिक महासागर। इसी तरह 2 विस्तृत जलभागों या समुद्रों को जोड़ने वाले पानी के सक्रिय भाग को जल संधि कहते हैं। अब आगे कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं दक्षिण अमेरिका के विषय में। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व में अटलांटिक महासागर एवं पश्चिम में प्रशांत महासागर स्थित है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके पश्चिम में उत्तरी सिरे से लेकर दक्षिणी सिरे तक फैली हुई है। दक्षिण अमेरिका के उत्तरी भाग में पश्चिम से पूर्व की ओर विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। चलिए अब बात कर लेते हैं सबसे छोटे महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा हुआ है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। चलिए तो अब जरा सी जानकारी हासिल कर लेते हैं अंटार्कटिका की। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी ध्रुव एवं इसके इर्द गिर्द में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूँकि यह पूर्णतया दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है, इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है और इसी कारण यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित हैं। मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री नामक भारत के शोध संस्थान यहाँ हैं। तो ये रही बात महाद्वीपों की। अब आगे देख लेते हैं जलमंडल को। आप जानते हैं कि पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। ज्ञातव्य है कि पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। जलमंडल में जल के सभी रूप सम्मिलित हैं। इसमें महासागरों, नदियों, झीलों, हिमनदियों, भूमिगत जल तथा वायुमंडल के जलवाष्प आदि सभी की गणना की जाती है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है।
महासागरीय जल इतना अधिक खारा होता है कि वह मानव के दैनिक उपयोग में नहीं आ सकता या बहुत कम आता है। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों, हिम नदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पृथ्वी पर संचित है। जल का बहुत कम भाग अलवण जल यानी पीने और मनुष्य के अन्य इस्तेमाल योग्य जल के रूप में पाया जाता है। यही कारण है कि हम नीले ग्रह में रहने के बावजूद भी पानी की कमी हमेशा महसूस करते रहते हैं। तो चलिए जल के प्रमुख भंडार महासागरों की कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगें, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं आदि महासागरीय जल की 3 प्रमुख गतियां हैं। पृथ्वी पर बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर प्रमुख हैं। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर तथा आर्कटिक महासागर। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है। प्रशांत महासागर का आकार लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। आप देख लेते हैं अटलांटिक महासागर को। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा के यस के आकार का है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका स्थित हैं तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित है यानी कटी फटी हुई है। यह अनियमित एवं दंतुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करती है। व्यापार की दृष्टि से यह विश्व का सबसे व्यस्त महासागर है। अब नंबर आता है हिंद महासागर का। हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी हिंद देश के नाम पर रखा गया है। यह महासागर आकार में लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप स्थित है। अब आगे जरा सी बात कर लेते हैं दक्षिणी महासागर की। यह महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। यह उत्तर में अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 अंश दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। आगे नंबर आता है आर्कटिक महासागर का। आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा हुआ है जिसे बेरिंग जल संधि कहते हैं। आर्कटिक महासागर उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है। तो इस तरह से रही प्रत्येक महासागरों की जानकारी। अब चर्चा कर लेते हैं वायुमंडल के विषय में। वायुमंडल हमारी पृथ्वी को चारों ओर से गैस की एक परत से घेरा हुआ है। गैसों के इसी घेरे को वायुमंडल कहा जाता है। वायु की यह पतली परत पृथ्वी ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं एवं जीवित रहते हैं। यही वायुमंडल हम पृथ्वीवासियों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से भी बचाता है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा कुछ अन्य बातों के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्रमशः क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल तथा बहिर्मंडल कहा जाता है। ठीक है, क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल तथा बहिर्मंडल कहा जाता है। वायुमंडल प्रमुखतः ऑक्सीजन व नाइट्रोजन गैसों से बना हुआ है जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%
तथा दूसरी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि की मात्रा 1% ही है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यप बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं यह तेजी के साथ घटता जाता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी घटता जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। इस गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। अब कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं जीवमंडल की। जीवमंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग होता है। यह वह भाग होता है जहाँ जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ हैं, जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों तक के आकार में पाए जाते हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों, जंतु जगत एवं पादप जगत में विभक्त किया जा सकता है। पृथ्वी के तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूहों का कुछ भाग पानी में डूब गया। झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों के प्रवाहित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता है। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का उत्सर्जी पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में भी वृद्धि हो रही है। इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। अब नंबर है प्रश्नोत्तरी का। आगे हम कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं, आप उनका उत्तर ढूंढेंगे और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। इस बार हम आपको प्रश्न का उत्तर नहीं बताएंगे। इन प्रश्नों का आप संक्षेप में उत्तर दीजिएगा। पहला है, पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं? दूसरा, पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों के नाम लिखिए। तीसरा, 2 महाद्वीपों के नाम लिखिए जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हों। अगला है, वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखिए। 5वां, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? अगला है, उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है? 7वां, जीवित प्राणियों के लिए जीवमंडल क्यों महत्वपूर्ण है? 8वां, कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती है? 9वां, उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका से कैसे जुड़ा हुआ है? 10वां, वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? अगला, पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों का बना हुआ है? अगला, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? 13वां,
पृथ्वी का सबसे गहरा भाग किस महासागर में स्थित है? अगला, किस महासागर का नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है? अगला, पृथ्वी का कौन सा भाग स्थल, जल एवं हवा का एक सीमित भाग है जो जीवन के लिए सहायक है? अगला प्रश्न है, यूरोप एवं एशिया महाद्वीप को एक साथ किस नाम से जाना जाता है? अगला है, पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो इतने प्रश्न रहे। अब यदि आप मेंस परीक्षा के लिए नोट्स बना रहे होंगे तो आप इस अध्याय में शामिल प्रत्येक तथ्यों के प्रश्न बनाकर नोट्स बनाएं, कुछ भी ना छोड़ें, क्योंकि अब शॉर्टकट का मार्ग नहीं रह गया है। तो दोस्तों, अब यह अध्याय समाप्त होता है। हमारी NCERT भूगोल की श्रृंखला निरंतर चल रही है। इसे नियमित प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर अवश्य कीजिए। मिलेंगे अगले महत्वपूर्ण टॉपिक